Which of the following combination of parent can produce a child with erythroblastosis fetus? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर। जब भी ये कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा तो इनसे बनने वाला चाइल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलेस होगा और ऐसे चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन देयर गैमेट। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं और हम बताना है कि इनमें से क्रोमोसोम के नंबर का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए कैट में 19 क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन में 23 आप जानते हैं, पोटैटो में 24 एंड डॉग में 78। तो यानी कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम यहाँ पे डॉग में होंगे एंड सबसे कम होंगे कैट में। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, कैट, ह्यूमन, पोटैटो एंड डॉग। इसके अलावा आपसे एग्जाम में इन 3 ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि हैं हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड बटरफ्लाई। देखिए हाउस फ्लाई में 6, फ्रूट फ्लाई में 4 एंड बटरफ्लाई में 190 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। द प्लेसेंटल मैमल विच इज सिमिलर टू ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल स्पॉटेड कस्कस इज, यानी कि एक ऐसा प्लेसेंटल मैमल जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल स्पॉटेड कस्कस के सिमिलर होता है, वो कौन है? लेमूर, बॉबकैट, नमबैट या फिर वुल्फ। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दिया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स हैं एंड एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। हमसे यही पूछा गया था कि स्पॉटेड कस्कस किसके सिमिलर होता है, तो हमारा आंसर होगा लेमूर। इसके बाद यहाँ पे ए, लेमूर, जो कि स्पॉटेड कस्कस के सिमिलर होता है। फॉर हिल्स द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया रिकमेंड्स परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, यानी कि पहाड़ों के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार इंडिया में कितने % फॉरेस्ट होने चाहिए? 67%, 33%, 45% या फिर 23%। तो देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार देश के 1/3 हिस्से में फॉरेस्ट होने चाहिए, यानी कि 67% पार्ट पर फॉरेस्ट होने चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, 67%। इसके बाद है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड द गैस विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग इज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 20 या फिर मीथेन 45। तो देखिए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा बी, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा मीथेन 20% होती है। इसके बाद है जस्ट प्रियर टू ओवोल्यूशन देयर इज, यानी कि ओवोल्यूशन से ठीक पहले क्या होगा? तो देखिए ये ओवोल्यूशन का डायग्राम है। तो यहाँ पे डे 14 में ओवोल्यूशन होता है, आप देख पा रहे हैं, और जो कि इससे पहले होती है फॉलिकुलर फेज, और इस फेज में LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन, इन तीनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा डी, हाई FSH, हाई LH एंड हाई ईस्ट्रोजन, यानी कि ये तीनों हार्मोन्स ही ओवोल्यूशन से पहले बढ़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी। हीरोइन और ब्राउन शुगर इज, हीरोइन या फिर ब्राउन शुगर होती है। तो देखिए हीरोइन को मोरफिन से प्राप्त किया जाता है, मोरफिन से प्राप्त किया जाता है एंड ये केमिकली डाई एसिटिल मोरफिन होती है एंड यह वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे सी होगा। हेलोफिल्स आर, हेलोफिल्स होते हैं। तो देखिए हेलोफिल्स को आर्की बैक्टीरिया में रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया में रखा गया है, और आर्की बैक्टीरिया को 3 टाइप में बांटा गया है। नंबर 1 मिथेनोजन्स, नंबर 2 हेलोफिल्स एंड नंबर 3 थर्मो एसिडोफाइल्स, जिनमें से मिथेनोजन्स मीथेन रिच एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि डंग ऑफ काउ।
एंड इसके अलावा हेलोफिल्स ये साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। एंड लास्ट थर्मो एसिडोफिल्स, ये सल्फर स्प्रिंग यानी कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है। तो यहाँ में दिया है हेलोफिल्स, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, ये प्रोकैरियोट्स हैं जो कि साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं।